हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2011 के हिस्ट्री के वो सारे ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपके बाबू एग्जाम में आए हुए हैं। और आप इस वीडियो को बाबू देखने से पहले 2009 के वीडियो अपलोड हो चुका है और 2010 का वीडियो बाबू यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आप इस अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बाबू यहाँ सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 2009 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है। और हम आपसे बता चुके हैं कि त्रिपिटक महात्मा बुद्ध से संबंधित है और महात्मा बुद्ध बाबू बौद्ध धर्म से संबंधित है बाबू। इस तरह से त्रिपिटक बाबू साहित्य का संबंध किससे है, तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है, क्योंकि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के दर्शन और बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम और उनके उपदेशों को 3 टोकरियों में बांट दिया, जिससे 3 टोकरियों का बाबू नाम पड़ गया। 3 जो टोकरियां थीं उनका नाम पड़ गया त्रिपिटक बाबू। इस तरह से त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है, ध्यान रखिएगा। और बाबू यहीं से अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि बौद्ध धर्म की कुल कितनी शाखाएं थीं, तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थीं, पहला हीनयान और दूसरा महायान। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कुल कितने भागों में बट गया, तो 2 भागों में बट गया। कौन कौन, तो हीनयान और महायान। क्वेश्चन पूछा हुआ है हीनयान महायान का संबंध किससे है, तो अब हीनयान महायान का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से। जिस तरह से त्रिपिटक साहित्य एक ग्रंथ है जिसका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है बाबू, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तिथि बताना है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो हम 2009 की वीडियो में बता चुके हैं। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो बाबू चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी 78 ईस्वी में, अर्थात प्रथम शताब्दी में। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि किस शासक के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी, तो बाबू शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई और शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो बाबू चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। और कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था, तो हम बताए थे कि महाभारत जो कौरव एवं पांडव के बीच, ठीक है, कौरव एवं पांडव के बीच लड़ा गया, ठीक है, एक युद्ध था जिसमें पांडव की जीत हुई और कौरव की हार हुई। और अब ये युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुल 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, तो बाबू महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, कुल 18 दिनों तक चला हुआ था। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन है, तो बाबू विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन है, तो विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य महाभारत है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में की थी। ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। क्वेश्चन भी बना हुआ है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं महर्षि वेद व्यास और इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। और महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। कहाँ बाबू, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। हम आपसे बता चुके थे कलिंग युद्ध जो अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया युद्ध था, जिसके बाद अशोक ने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली। और क्योंकि इतना ना वो बाबू नरसंहार देख चुका था, महिलाओं का मतलब नरसंहार ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और इस कलिंग युद्ध का वर्णन बाबू अशोक के 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है। 13वें अभिलेख में अशोक द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन ये भी बनता है कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो 13वां। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चोल एक राजवंश हुआ करते थे और उनकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, तो वो थी उर, ध्यान रखिएगा। चोलों की सबसे छोटी समाज में प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, तो वो उर थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। और बाबू हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुके हैं कि पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। पहले देख लीजिए, क्वेश्चन बना हुआ है कि योग दर्शन का प्रतिपादन अथवा योग दर्शन का संबंध किससे है, तो पतंजलि से। और बाबा रामदेव बाबू योग भी करते हैं और
पतंजलि का प्रोडक्ट भी बेचते हैं। इस तरह से पतंजलि का संबंध युग दर्शन से है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है वाण भट्ट। तो बाबू बताए थे वाण भट्ट की पुस्तक कौन है, कलहड़ की पुस्तक, सॉरी पहले देख लेते हैं कलहड़ की पुस्तक कौन सी है। तो कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी है, और इस कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बना हुआ है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में बन चुका है कि कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का संबंध किससे है। तो बाबू कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का संबंध JNK जम्मू एंड कश्मीर से है। लेकिन 12th में क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा हुआ है कलहड़ की पुस्तक कौन सी है, तो वो है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसकी मतलब इसके लेखक कौन है, तो वो है कलहड़, रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विशाख दत्त। देखिए इसमें विशाख क्वेश्चन नहीं मतलब ऑप्शन देखते हैं। ये विशाख दत्त एक लेखक हुआ करते हैं, इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। क्या बाबू, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक। देखिए अभी लिख दे रहे हैं मुद्रा राक्षस, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है, ठीक है। और वाण भट्ट की पुस्तक कौन सी है, तो हम अभी कुछ भूल रहे हैं, वाण भट्ट की पुस्तक हम भूल, अभी बता दें थोड़ी देर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो हम बता चुके थे अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, बनने की संभावना पूरी तरह से है। क्वेश्चन बना हुआ है कि अर्थशास्त्र जिनके लेखक बाबू कौन थे, अब बता सकते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक बाबू चाणक्य को माना जाता है। चाणक्य अर्थशास्त्र क्या थे, अर्थशास्त्र के लेखक थे। क्वेश्चन बना हुआ है चाणक्य का बाबू एक और नाम है, दो और नाम है कौटिल्य। ध्यान रखिएगा, चाणक्य का और नाम है कौटिल्य भी बोलते हैं, और चाणक्य को बाबू विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सॉरी क्वेश्चन 1 मिनट रुक जाइए पहले। हाँ, चाणक्य अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है, और चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से, पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो बाबू पतंजलि के महाभाष्य से प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जैसे उसी प्रकार जिस प्रकार गुप्त काल की जानकारी वायु पुराण से मिलती है, वो किससे मिलती है। तो क्वेश्चन बना हुआ है वायु पुराण का संबंध किससे है। तो वायु पुराण का संबंध गुप्त काल से है, और विष्णु पुराण का संबंध मौर्य काल से है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा वायु पुराण का संबंध किससे है। वायु पुराण पूछेगा तो गुप्त काल, वही अगर कह देगा विष्णु पुराण किससे है, तो विष्णु पुराण का संबंध बाबू मौर्य काल से है। और पतंजलि के महाभाष्य का संबंध प्राक मौर्य काल से। इस तरह से 8 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पुराणों की कुल संख्या कितनी है, कुल कितने पुराण हैं। तो हम बताए थे पुराणों से भी हमें मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास की बाबू जानकारी प्राप्त होती है। और पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिनमें बाबू सबसे प्राचीन पुराण कौन है। तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है। तो बाबू सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, और इसकी कुल संख्या 18 है। अभी जस्ट बताए भी हैं पीछे हम, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य काल से है, और वायु पुराण का संबंध गुप्त काल से है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें मौर्यकालीन टकसाल प्रधान का अध्यक्ष कौन होता था, प्रधान कौन होता था। क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि मौर्यकालीन टकसाल सिक्के ढालने के जो अधिकारी थे उनका प्रधान कौन होता था। तो टकसाल के प्रधान बाबू लक्षणाध्यक्ष होता था। एक अधिकारी हुआ करता था जो प्रधान का काम करता था। इस तरह से इसका आंसर हुआ मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष हुआ करता था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। हम बताए थे कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला वह इतिहासकार जिसने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी, पहली पॉइंट। और किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी, दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहाँ गया, अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक की रचना इन्होंने अरबी भाषा में किया था। और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय अलबरूनी जो उज्बेकिस्तान अर्थात ख्वारिज्म का निवासी था, कहाँ का निवासी था, ख्वारिज्म। क्वेश्चन बना हुआ है अलबरूनी कहाँ का निवासी था। तो अलबरूनी ख्वारिज्म का निवासी था, वर्तमान का उज्बेकिस्तान का निवासी था, जो महमूद गजनवी के समय भारत आया था। और इसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, क्या बोले, तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और
अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो हम बताए थे इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला कौन थी? तो बाबू दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला रजिया सुल्तान थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन नहीं था? तब वो ध्यान रखिएगा, इसमें मोहम्मद खां दिया है। मोहम्मद खां, फरिश्ता और मुल्ला दाऊद ये अकबर के समय के माने जाते हैं, लेकिन बदायूं अकबर का समकालीन नहीं था, अकबर के समय का इतिहासकार नहीं था। अब इस तरह से आपका आंसर हो गया कि निम्नलिखित इतिहासकारों में अकबर का समकालीन कौन नहीं था? तो आपको आंसर ठीक करके आना है बदायूनी अकबर का समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही किससे संबंधित है? तो हमने बताया था कि अकबर द्वारा 1582 क्या बाबू? अकबर द्वारा 1582 में सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद एक खुद का धर्म चलाया। हम क्या बोल रहे हैं? अकबर ने 1582 में, देखिए ये डेट भी पूछा हुआ है, अकबर ने 1582 में सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद एक खुद का धर्म चलाया, जिसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, से यहाँ क्वेश्चन बन देता है कि दीन इलाही की शुरुआत कब की गई थी? तो 1582 में। और कहीं कहीं बाबू आपको 1583 भी देता है, तो ध्यान रखिएगा आपके 12th में 1582 आपके बुकों में दिया हुआ है कि दीन इलाही 1582 में शुरू की गई एक धर्म था। और इसका संबंध अब किससे है? तो इसका संबंध अकबर से है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? देखिए यहाँ शुरू करना पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने मतलब संपन्न कराया था, केवल ये पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। और जब भी बात करें शुरू किया था तो गुलाम वंश का संस्थापक, हम क्या बोल रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिन्हें गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण बाबू क्या किया था? तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ का इसी में देख लेते हैं, इल्तुतमिश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण संपन्न कराया था, मतलब कुतुब मीनार के निर्माण किसने पूर्ण कराया था, तो वो आंसर होगा इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने का कुतुब मीनार किसने बनवा दिया था? क्योंकि इनकी मृत्यु आधी समय में ही हो चुकी थी, तो कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश रहता है, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ से बाबू आप दो क्वेश्चन बना हुआ है। पहला क्वेश्चन बना हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर बाबू क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने संपन्न कराया था, वो था इल्तुतमिश। और बाबू यहाँ कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं आप। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुके हैं कि किसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, तो वो था इल्तुतमिश, जिन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इल्तुतमिश के द्वारा बाबू सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए गए थे। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है किस शासक के द्वारा, किस गुलाम वंश के सल्तनतकालीन किस शासक के द्वारा सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए गए, तो बाबू आंसर होगा इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए गए थे। ध्यान रखिएगा, शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किया था। यहाँ से भी एक और क्वेश्चन पूछता है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? क्या बाबू? इक्ता सल्तनतकालीन इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वारा, जिन्हें गुलामों का गुलाम और जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण संपन्न कराया था, जिन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, इनके द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसमें अब एक और क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा शासक था जिसे चिहलगामी के नाम से भी जाना जाता है? क्या बाबू? चिहलगामी। क्या बाबू? चिहलगामी, क्योंकि ये 40 गुलामों का एक सरदार बनाया, एक संगठन बनाया, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, इसलिए बाबू इल्तुतमिश को 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाने के कारण चिहलगामी के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो लड़के और जैसे हम और आप, अगर आप तैयारी करते हैं बीपीएससी का, ठीक है, एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, तो आपको बाबू यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को। शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किया था, तो इल्तुतमिश। और इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश। और चिहलगामी किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश।
और लेकिन आपके 12th में बस 2 ही क्वेश्चन पूछा है बाबू। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसने संपन्न कराया? तो इल्तुतमिश ने। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक। देखिए जब अंतिम बात करेगा तो प्रथम पूछेगा, तो बाबू सुन लीजिए, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोदी था। लोदी वंश का बाबू लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, लेकिन लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, दोनों क्वेश्चन बना हुआ है। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। और बाबू लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह सूरी को जाना जाता है? तो आपको बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप 10th में पढ़े भी हैं, सासाराम का मकबरा और ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या बोले अभी हम? सासाराम का मकबरा और ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या बोल रहे हैं अभी? अरे क्या है ये? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था, जो बिहार में स्थित है। और शेर शाह सूरी को बाबू भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह को जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेर शाह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो हमने अभी पीछे क्लास में बता चुका है 2009 और 10 के वीडियो में। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप सबसे पहले 9 और 10 का वीडियो देखिए। वो आपको, अगर आप दोनों वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तरह से, तो यहाँ से आपके 75% क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को, पीछे जो वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे 9 और 10 का, आप उस वीडियो को देखिए, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो हम बताए थे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर होगा सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लेकिन यहाँ ऑप्शन एक और है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है अस्थायी बंदोबस्त का संबंध। ऐसे आपको पढ़ाना भी हमको क्या होता है, ये अस्थायी बंदोबस्त का संबंध लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा अस्थायी बंदोबस्त का संबंध तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। और जब भी क्वेश्चन पूछेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैपेप्स अथवा हड़प नीति, क्या बोलें, हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत या इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपका बाबू मेन पर्पस जो एग्जाम, मतलब जो हमको बताना था, वो था सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ओ माय गॉड। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? हम कई बार बता चुके हैं कि 1857 के विद्रोह में प्रथम शहीद होने वाला व्यक्ति युवा पर्सन मंगल पांडे था, जो बैरकपुर छावनी का, ठीक है ना, वो सिपाही था और जो 34वीं बटालियन का सिपाही हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला सबसे युवा पर्सन प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी का सिपाही हुआ करता था और जिसका संबंध 34वीं बटालियन से ही क्वेश्चन बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके 12th एग्जाम में कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई को शुरू हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ देता है 1857 का विद्रोह जो शुरू करना था वो कौन सी तिथि को शुरू करना था? वो शुरू करना था 31 मई को। लेकिन युवाओं में और भारतीय जनता में असंतोष की भावना, 100 वर्षों की जो असंतोष की भावना थी 1757 के प्लासी युद्ध, क्या बोलें, 1757 के प्लासी युद्ध के बाद जो असंतोष की भावना रही, वो असंतोष की भावना अचानक फूट पड़ी, जिससे 31 मई को होना था और शुरू कब हो गया? शुरू हो गया 10 मई को। दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, शुरू हो गया 10 मई को, शुरू कब होना था? 31 मई को। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बाबू 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगर लेकिन पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो बाबू असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और क्वेश्चन पूछ दिया खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो बाबू खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। क्वेश्चन तीनों पूछा हुआ है, तो देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और खिलाफत आंदोलन 1919 में। क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, देखो अभी बता भी दीजिए क्वेश्चन आपको, देखिए। व्यक्तिगत का सिद्धांत अथवा हड़प नीति, क्या बोल रहे हैं? व्यक्तिगत का सिद्धांत
अथवा हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। हम अभी बता भी दिए पीछे। और देखिए अभी भी क्वेश्चन ये भी बता दिए हैं कि अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो अस्थाई बंदोबस्त का संबंध लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसका संबंध अस्थाई बंदोबस्त से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या बोले? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू, संथाल विद्रोह का नेतृत्व दो भाई थे जो संथाल जाति से संबंधित हैं, पहाड़िया लोग थे। इनके द्वारा 1855 से 1856 के बीच एक विद्रोह शुरू किया गया अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसके नेता थे सिद्धू एवं कानू, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बता भी दिए ऊपर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो बेवकूफ़ों 1920 में शुरू किया था, अभी जस्ट ऊपर बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? प्लीज़ अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है, देख लीजिए, ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो बाबू इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो, 2010 के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आए हुए थे, 2011 के 12th एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आपसे मेरा यही विनती है कि आप वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो देखिए। 2009 से ये चैप्टर शुरू हो रहा है, हो सकता है 2-3 दिन में ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन अपलोड होने लगें। और बाबू वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तब। जय हिंद, जय भारत।